Hello मेरे प्यारे बच्चों, I welcome you on our YouTube channel Bottoms Up Academy. So from today we will start the revision of chapter number 1 for board oriented topics जो भी हमारे बोर्ड्स में आने वाले हैं। तो हम रिवीजन करने वाले हैं, सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये किया जाएगा। बोर्ड्स के लिए भी, अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं उसके लिए भी, सब चीज़ के लिए ये अच्छा है। तो आप देखिए, जल्दी से जल्दी रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छा एनसीईआरटी हमारे। तो चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम देखिए केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है। केमिकल रिएक्शंस हमारी डेली लाइफ में होता है, हमारा पूरा लाइफ ही केमिकल्स पे चलता है। ठीक है, तो हम इसमें नॉट ओनली हमारे बॉडी के अंदर जो हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में जो हो रहा है, हर चीज से रिलेटेड जहां जहां हमारे को केमिस्ट्री दिख रही है उससे रिलेटेड हम ये चैप्टर करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस बना के देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ अ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट द रूम टेम्परेचर। जैसे मिल्क को रूम टेम्परेचर पे डाल दिया गया तो मिल्क क्या हो जाएगा, कर्डल हो जाएगा। क्यों? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज जो होंगे वो क्या करेंगे, लैक्टिक शुगर्स को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से हम दही बनना नहीं कहेंगे, कर्डल हो जाता है मिल्क। दही बनने के लिए फिर भी हमें कुछ देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? जामन जिसे हम कहते हैं वो देते हैं, तब वो दही बनता है। ठीक है, उसके बाद है कोई भी लोहे का तवा रख दिया, ठीक है, पैन रख दिया, नेल रख दिया, अगर आप उसको छोड़ देंगे कहाँ पे, ह्यूमिड एनवायरनमेंट में, तो क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स फर्मेंट होकर अल्कोहल बन जाएगा। एंड फूड इज कुक्ड, जब फूड अनकुक्ड होता है तो उसका अलग केमिकल होता है, और कुक हो जाता है तो उसका अलग केमिकल होता है। ठीक है, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, और फूड जैसे डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में, और रेस्पिरेशन करना। ठीक है, तो इन सब सिचुएशंस में हमें बताया गया है कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। फिजिकल चेंजेस तो हमें दिख रहे हैं पर केमिकल चेंजेस हमें दिख नहीं रहे हैं, पर फिजिकल चेंजेस हो ही इसलिए रहे हैं क्योंकि केमिकल चेंजेस हो जा रहे हैं अंदर। ठीक है, रिएक्शंस हो जा रहे हैं। उसके बाद हमें ये एक्टिविटी देखेंगे जिसमें आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है। जिसमें आपको जरूरत है एक टोंग की, टोंग क्या है, ये लिखा हुआ है टोंग। ठीक है, दूसरा आपको जरूरत है बर्नर की, बर्नर बर्नर के बाद हमारे को किस चीज की जरूरत है, हमारे को वॉच ग्लास की जरूरत है। अच्छा, वॉच ग्लास क्या होता है, वॉच ग्लास जिसमें हम कलेक्ट करते हैं चीजों को। ठीक है, और किस चीज की जरूरत है, मैग्नीशियम रिबन की। ठीक है, ये सब आपको लेना है। तो चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है, हाँ, द एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। ठीक है, आपको ये खुद से नहीं करना है, टीचर के अंडर में रहकर ही करना है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद है इट वुड बी बेटर इफ द स्टूडेंट्स वेयर आई ग्लासेस, आई ग्लासेस वगैरह पहन के करना है। क्लीन द मैग्नीशियम रिबन, तो आपको एक रिबन लेना है जिसमें आपको क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन की क्लीनिंग करनी है। उसके बाद वो कितना लंबा होना चाहिए, 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद सैंड पेपर से उसको रगड़ देना है। रगड़ दिए, रगड़ने के बाद क्या करना है, होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, फिर टोंग्स के साथ उसको पकड़ना है, हाथ से डायरेक्टली नहीं पकड़ना, टोंग्स की हेल्प से पकड़ना है। और उसको बर्न कर देना है स्पिरिट लैम्प में, बर्नर के आगे रखकर। एंड कलेक्ट द ऐश, जो नीचे ऐश गिर रहा है, ऐश क्या होता है, राख, ये है आपका राख। ये जो ऐश गिर रहा है उसे देखना है, वो पहले आपका मैग्नीशियम था सिंपल, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के ये राख गिरी है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, mg सॉलिड में प्लस ऑक्सीजन क्या देगा, एम जी ओ, इसको बैलेंस करें तो 2 mgO, तो यहाँ पे 2 mg आ जाएगा। और ये भी सॉलिड आएगा, और ये क्या आएगा आपका, गैसियस फॉर्म स्टेट में आएगा। तो ये आपका इसका रिएक्शन है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि मैग्नीशियम, सबसे पहले नीचे आपका वैसे ही लिखा हुआ है बट मैं आपको बता दे रही हूँ, हमने ऑब्जर्व किया कि मैग्नीशियम डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम से जला है। ठीक है, मैग्नीशियम जब जलता है तो डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम देता है, और दूसरा व्हाइट फ्लेम, और दूसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और हीट और लाइट दोनों रिलीज हो रहा है। समझ में आई बात? आगे देखो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्या है कि you must have observed that the magnesium ribbon burns with dazzling white flame and changes into white powder. This powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. ठीक है, उसके बाद है एक्टिविटी 1.2 और एक्टिविटी 1.3। तो क्या है एक्टिविटी 1.2 में, देखिए, टेक अ लेड नाइट्रेट। ठीक है, क्या लेना है आपको, लेड नाइट्रेट लेना है। लेड नाइट्रेट लेने के बाद किस में लेना है, टेस्ट ट्यूब में लेना है।
उसके बाद क्या करना है, पोटाशियम लेना है। उसके बाद पोटाशियम लेना है और पोटाशियम को क्या कर देना है, तो पोटाशियम को आपको आयोडाइड सॉल्यूशन में डाल देना है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रिएक्शन लिख के रखा है। तो रिएक्शन देखिए, PbNO3 ट्वाइस, ये एक्वा सोल्यूशन में है, ये क्या आपका पोटाशियम नाइट्रेट प्लस सोडियम, सॉरी लेड है, सॉरी ये पोटाशियम नहीं है, लेड है, लेड नाइट्रेट है, प्लस ये क्या है आपका सोडियम आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड, सॉरी सॉरी। देन उसके बाद PbI2 बनता है इससे, प्लस टू के NO3 बन जाता है एक्वस में। तो ये जब बनेगा ना, ये आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए, ये जब बनेगा तो फॉर्मेशन ऑफ येलो PPT एंड लेड आयोडीड होगा। उसके बाद आपका है थर्ड इक्वेशन। थर्ड के अंदर क्या दिया हुआ है आपके पास, जिंक के ग्रेन्यूल्स है। किसके ग्रेन्यूल्स है, जिंक के, और किसमें लिया है आपने, कॉनिकल फ्लास्क में लिया है या फिर टेस्ट ट्यूब में लिया है। ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क में लिया है या फिर टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद कॉशन दिया हुआ है आपको कि हैंडल विद केयर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपको सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। इसके अंदर आपको क्या डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। उसके बाद आपको टच द कॉनिकल फ्लास्क ऑन द टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज। तो इसमें एक तरीके से आपको वो दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें आपको, एक हिंट दे रखा है कि अगर आप उसको छुएंगे तो क्या आपको कुछ डिफरेंस दिखाई देगा, समझ में आएगा डिफरेंस। ठीक है, तो क्या समझ में आएगा आपको बताइए। तो जिंक में अगर आप क्या डालेंगे, HCl डालेंगे, तो इसका रिएक्शन लिख कर देखते हैं हम क्या होता है। इसका रिएक्शन होता है, जिंक दे रखा है सॉलिड में, देन HCl दे रखा है, ये देगा हमको ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, तो HCl और ZnCl2, तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2HCl आ जाएगा। ठीक है, हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब सबको स्टेट लिख लेते हैं, ये गैसियस स्टेट में होगा, ये एक्वस स्टेट में होगा। ठीक है, ये 2HCl भी एक्वस स्टेट में होगा और ये सॉलिड स्टेट में होगा। As we observe that the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions takes place around us. We need to study about various types of chemical reaction and symbol. तो इस ये जो दोनों reactions हुए हैं ना आपके, इसमें हमारे को यहाँ पे आपको देखिए गैस निकला, H2 गैस। ठीक है, H2 गैस निकला, ये जिंक ग्रेन्यूल्स थे। ठीक है, तो ये जो H2 गैस जो मैं यहाँ पे भी आपको बताई हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा, H2 गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, जो कि किस चीज में शो होगा, टेम्परेचर के चेंज में। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे हमारे जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, हमें देखना होता है उसमें चेंज इन स्टेट हो रहा है, चेंज इन कलर हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है एंड चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। क्योंकि गैस इवोल्यूट होगा तो केमिकल रिएक्शन में गर्म ही होगा। ठीक है, उसके बाद है केमिकल इक्वेशंस। अब देखिए, chemical equations में can be described as the magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. This description of a chemical reaction in a sentence form are quite long, it can be written in a shorter form. ठीक है, सॉरी, इट कैन बी रिटन इन द शॉर्टर फॉर्म। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हम शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, बहुत बड़ा बड़ा हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम छोटे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद है जैसे कि shorter form, the simplest way to do this is to write the form of word equation, the word equation from the above reaction, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा था मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था, कहाँ देखा था हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे Mg+O2, मैग्नीशियम Mg+O2, तो क्या देता है, MgO देता है। लेकिन हमें बैलेंस करना होगा तो यहाँ पे 2 MgO लगेगा, तो यहाँ पे भी 2 Mg हो जाएगा। तो हम इन्हें ये शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा है, पूरा मैग्नीशियम पूरा ऑक्सीजन नहीं लिखा है, यहाँ पे ये पूरा फुल फॉर्म में लिखा है, बट ये हमारा शॉर्ट फॉर्म ही है। ठीक है, तो ये सीखना जरूरी है, इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है। उसके बाद द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इन द रिएक्टेंट, द न्यू सब्सटेंस क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था इस रिएक्शन के दौरान। द वर्ड इक्वेशन शोज चेंज इन द रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स दैट एंड अलाउ between them. The reactants are written on the left side of LHS and plus sign, and similarly the products are written on the right side. तो ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है। जो चीज हम यूज कर रहे हैं एज रिएक्शन करवाने के लिए उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो इन दोनों को मिलके समान आ रहा है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो LHS साइड में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, रिएक्टेंट्स होते हैं, और राइट हैंड साइड में क्या होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं।
ठीक। arrowhead points on the towards the products and shows the direction of the reaction। अब chemical reaction लिखे कैसे, तो मैंने आपको अभी बताया, जैसे कि is there any case a shorter way for representing chemical equation। क्या chemical equation को हम short form में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको सारे जितने भी आपके chemicals हैं उनके abbreviations और short forms पता होने चाहिए, symbols पता होने चाहिए हम कैसे लिख रहे हैं, तो हम आराम से लिख सकते हैं short form में, और वो हमारे लिए easy भी पड़ता है। जैसे कि पोटेशियम को पोटेशियम का K लिख सकते हैं, ठीक है। सोडियम का Na लिख सकते हैं। अब सोडियम में N तो कहीं नहीं आ रहा होता अगर आप फुल फॉर्म लिखेंगे, तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा किसके क्या सिंबल्स होते हैं। याद करना कंपल्शन होता है, याद करने में कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं होता, याद तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिए, अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन। इफ यू रिकॉल फॉर्मूले ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द अबव वर्ड equation can be written as Mg plus O2 MgO। Count and compare the number of atoms each element on the LHS and RHS। ठीक है, LHS और RHS of a arrow। Is the number of atoms each element same on the both sides? If yes, then the equation is balanced। अगर आपको देखना है, जैसे यहाँ पे देखिए, Mg को देखिए, Mg को देखिए और O को देखिए। देखिए, यहाँ पे O में 2 है, लेकिन यहाँ पे O में 1 ही है, क्योंकि ये प्रोडक्ट पूरा है। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है, MgO पूरा है, तो अगर हम आपको इसको बैलेंस करना होगा तो आपको पूरे में ही 2 लगाना पड़ेगा। तब क्या हो गया, अब देखो, अब जब आप करोगे तो इसका ये मतलब होता है 2 इंटू MgO। अब जब आप 2 इंटू MgO करोगे तो Mg भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे Mg2 है, लेकिन यहाँ पे तो Mg1 ही है, तो हमें यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये बैलेंस हो पाएगा, दोनों तरफ 2 2, यानी 2 मैग्नीशियम इधर होना चाहिए तो 2 मैग्नीशियम इधर होना चाहिए, 2 ऑक्सीजन इधर है तो 2 ऑक्सीजन इधर होना चाहिए, दोनों तरफ 2 2 होना चाहिए, यानी कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तभी हमारा क्या होता है, क्या क्रिएट होता है, इक्वल होता है। ठीक है, products chemical reaction equal to the mass elements present। in other words the number of atoms of each element remains same before and after the chemical reaction। ठीक है, एक बहुत फेमस सेइंग है किसकी, आइंस्टाइन की, energy can neither be created nor be destroyed, it can be transferred from one form to another। वैसे ही केमिकल्स जो होते हैं वो क्रिएट भी नहीं होते हैं, मास उसका डिस्ट्रॉय भी नहीं होते, इसके हिसाब से वो ट्रांसफर हो जाते हैं बस। ठीक है, पहले भी उतने ही रहते थे, बाद में भी उतने ही हो जाएंगे। नेक्स्ट, in other words the number of atoms of each remain same before and after, hence we balance the skeletal chemical equation। जैसे कि आपको जिंक का दिया, जिंक प्लस Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, H2SO4। ठीक है, तो ये आपको देगा ZnSO4 प्लस H2। सॉरी, अब देखिए आप, Zn तो एक ही है, इस तरफ भी एक ही है, SO4 यहाँ पे SO4 एक है, यहाँ पे भी SO4 एक है, H2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो आपको इसमें बैलेंस करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, ये पूरा ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, अब इसको हम टेबल बना के कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे टेबल बना हुआ है, आप देखिए ध्यान से, मैं बना दे रही हूँ साथ साथ, वैसे तो बना ही हुआ बट स्टिल साथ रहता है तो थोड़ा पता रहता है। यहाँ हम एलिमेंट लिखेंगे, यहाँ पे LHS लिखेंगे, एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स, और यहाँ RHS लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो Zn लिखा, H लिखा, S लिखा, O लिखा, एक तरफ हम किसका लिखेंगे, LHS का, दूसरी तरफ RHS का। तो जिंक देखिए कितना है, 1 है LHS की साइड, तो 1 लिखेंगे। और क्या बोला, H कितना है, 2 है। ठीक है, S कितना है, 1 है, और O कितना है, 4 है। अब ये है इस साइड, किसकी साइड, LHS की साइड। अब है RHS की साइड, RHS की साइड देखिए, Zn 1 ही है। ठीक है, S कितना है, 1 ही, सॉरी H कितना है, 2 है, और S कितना है, 1 ही है, और O कितना है, 4 है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, दोनों तरफ बराबर है, ना कम है ना ज्यादा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, FeH2O, सॉरी Fe प्लस H2O गिव Fe3O4 प्लस H2, Fe प्लस H2O इज Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, ये है आपका, तो इसमें क्या हो जाएगा, FeH2O Fe3O4। अब हमको क्या बनाना पड़ेगा, टेबल। सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, टेबल। ठीक है, बना लिया हमने टेबल। अब देखिए, Fe है इसके अंदर, H है इसके अंदर, और O है इसके अंदर, तीन चीज है LHS में और RHS में, ये है। तो अब देखिए Fe कितना है, LHS में तो सिर्फ 1 है, और Fe इसमें कितना है, RHS में 3, H2 यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी दोनों तरफ 2 है, और O यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे 4 है। तो आप क्या करेंगे, जो बैलेंस हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमें बैलेंसिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बैलेंसिंग के लिए देखना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या लगाए जो दोनों तरफ बराबर हो जाए। अब आप देखिए,
यहाँ पे O4 है पर यहाँ पे O1 है। 4 करने के लिए मुझे यहाँ पे किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ऑक्सीजन 4 होगा। तो यहाँ पे मैं किसको? ऑक्सीजन को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है, तो 4 हो जाएगा। अच्छा, अब मैं ये 4 से करूंगी तो आप देखिए H2O, और यहाँ 4 मैंने लिखा, तो 4 मैंने ऐसे बताया था ना आपको, 4 और इसका 2 प्लस 1, ठीक है, ये इस तरीके से होता है। 2 प्लस 1, प्लस नहीं कह सकते बीच में, मतलब ऐसे रहता है। तो 4 इंटू 2 कितना? 8, यानी हाइड्रोजन 8 हो गया। इसका मतलब यहाँ तो 2 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा? अगर RHS में H2 को भी बढ़ाना है तो यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा? 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये 8 हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे Fe3 है तो यहाँ पे भी 3 लग जाएगा। तो देख लो यहाँ पे लास्ट में, ये देखो, ये है इक्वेशन। तो मैंने तो इसमें बहुत सिंपल तरीके से बता दिया, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काम करता है और आपको दोनों साइड बैलेंस देखना पड़ता है। जैसे पहले हमने यहाँ पे किसका देखा? H2O का देखा। H2O में ऑक्सीजन देखा, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे कितना था? सिर्फ 1 ही था, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑक्सीजन भी 4 आ गया और हाइड्रोजन 8 आ गया। क्यों? 2 इंटू इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को और 4 को, 2 को और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए H2SO4 आ गया। दोनों तरफ हमें बराबर करना रहता है, ये सब चीज याद रखना है इस चीज को। मेनली हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही लगाएंगे, देखेंगे कि इस तरफ क्या है और इस तरफ क्या है, दोनों करेंगे। अच्छा, और नेक्स्ट देखते हैं सिंबल्स लिखना। ठीक है, ये हो गया हमारा। सिंबल्स लिखना भी जरूरी है, जैसे कि आयरन है, आयरन सॉलिड है, एस लिखेंगे हम, कोई गैस में होगा तो जी लिखेंगे हम, एक्वस होगा तो AQ लिखेंगे हम, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, यही लिखते हैं हम बस इसके अंदर। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पे गैसेस, गैसेस, लिक्विड, एक्वस, सॉलिड सब होता है इसके अंदर, उसका हमें एब्रिविएशन दिया हुआ है। सिंबल जी जो होता है वो H2O के केस में अगर होता है तो वो स्टीम बताता है, ठीक है। क्या बताता है? स्टीम बताता है, अगर वो H2O के केस में हो तो क्या चीज? सिंग एस। उसके बाद हम्म उसके बाद फिजिकल स्टेट नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी। फिजिकल स्टेट बताया नहीं रहता, पर नेसेसरी होता तो बताना पड़ता है, जैसे कि CO प्लस टू H2, ठीक है, CO प्लस H2। तो CO किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में। कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में, और H2 भी यहाँ पे गैसियस फॉर्म में। और कितना प्रेशर दिया गया है? 340 एटमॉस्फेयर। तो क्या बन रहा है हमारा? अल्कोहल बन जा रहा है, CH3OH, और ये लिक्विड फॉर्म का बन रहा है। दूसरा है 6CO2 प्लस 12H2, ये सब बैलेंस किया हुआ है। ये है आपका किसका रिएक्शन? फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6, एक्वस। अगर आप आगे चल के बायो लेते हैं 12th क्लास में, 11th क्लास में, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा रिएक्शन। तो इससे बढ़िया है इसको आप अभी से याद करके रख लीजिए। और अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं सिंपल, तो इसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बट जनरली आपको पता रहना चाहिए कि क्या है, एग्जाम में आ सकता है। ये वाले क्वेश्चंस है, ये हम करेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। मतलब जो भी वीडियो हम क्वेश्चंस के लाएंगे उसमें करेंगे, ठीक है। उसके बाद है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। वी हैव लर्न दैट इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एटम्स वन ऑफ एलिमेंट डज नॉट चेंज इनटू द अनदर एलिमेंट। एक एलिमेंट अनदर एलिमेंट में चेंज नहीं होता, नॉर डू एटम्स डिसअपियर। और एटम्स कभी गायब नहीं होते हैं, सब एटम्स कहीं ना कहीं रिएक्शन में काम आ ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है reactions have sorry, reaction not to disappear from the mixture appear from elsewhere. Actually chemical reactions involved in the breaking and making of bonds, या पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं। In you will study about the bond between the atoms 3 and 4, 3 and 4। अब क्या है, आपको नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इसमें आपका रिएक्शंस ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, पिछले लिखा नहीं हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए अब। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? CaO, क्विक लाइम भी कहा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट है, क्विक लाइम इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है आपको। क्या बोला जाता है? क्विक लाइम। मुझे लगता है ये कलर अलग लेना चाहिए हमें, ये कलर लेना चाहिए। सही है, क्विक लाइम कहते हैं इसे, ठीक है। और CaOH2 को स्लेक्ट लाइम कहते हैं। ये दोनों चीज आपको याद होनी चाहिए। तो बोल रहे हैं कि जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं और क्विक लाइम लेते हैं ना बीकर में, और बीकर में क्विक लाइम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये देखो, CaO क्विक लाइम प्लस वाटर ले लिया हमने बीकर के अंदर, तो स्लोली वाटर किसके अंदर डालेंगे तो हम देखेंगे वहां पे CaOH यानी स्लेक्ट लाइम बनना शुरू हो, और हीट हीट इन्वॉल्व है। हीट मतलब टेम्परेचर चेंज, और टेम्परेचर चेंज का क्या मतलब हो जाएगा? हीट इवॉल्व होने का क्या मतलब हो जाएगा? यही हो जाएगा कि हीट की वजह से आपका क्या निकल रहा है, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है और आपको गर्म फील होगा। उसके बाद इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड और टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, उसके बाद
A solution of slake lime produced by a reaction 1.13 for white washing walls. क्या इसका काम है? वॉल्स को व्हाइट वॉश करता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड स्लोली किससे रिएक्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है इन द एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. और क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो कि वॉल्स पे व्हाइट कलर देता है. कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है 2 और 3 days फॉर व्हाइट वॉशिंग. मतलब ये 2-3 दिन, तभी ऐसा बोला जाता है कि जब आप व्हाइट वॉशिंग कराते हैं 2-3 दिन बाद कलर चढ़ के आता है, निखर के आता है, ठीक है, इसी वजह से आता है. गिव अ शाइनी फिनिश टू दी वॉल. उसी दिन नहीं आता है, 2-3 दिन बाद आता है. इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट केमिकल फॉर्मूला फॉर द मार्बल इज ऑल्सो CaCO3. जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप क्या डालोगे? CO2 डाल दोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा मार्बल बनाने के लिए. लेट अस डिस्कस द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कंबाइन करना किसी भी चीज को. तो यहाँ पे आपने क्या किया? सी कार्बन प्लस O2 से क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया. फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2 प्लस O2 क्या बना दिया है? 2H2O. इन द सिंपल लैंग्वेज वी कैन से द मोर सब्सटेंसेस एलिमेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स इन दिस रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन. वी ऑब्जर्व दैट हीट रिवॉल्व दिस मेक द रिएक्शन वार्म, जो कि वार्म बना देगा उसको. रिएक्शन एंड हीट रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक. जब भी हीट रिलीज होती है, जब हीट रिलीज होती है, बाहर निकलती है, आपको हीट फील होगा, तो वो हो जाएगा आपका एक्सोथर्मिक. और जब भी हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट चाहिए किसी रिएक्शन को, हीट एब्जॉर्ब करना है, तो वो हो जाएगा एंडोथर्मिक. क्या हो जाएगा? एंडो एंडोथर्मिक. ठीक है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. During digestion, food is broken into simpler substance. For example, rice, potatoes, bread contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down from glucose. This glucose combines with oxygen in the cell of their body and provide energy. This special name of this reaction is respiration. ठीक है, चैप्टर 6 में आप पढ़ोगे ग्लूकोज से कैसे आपको 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी बनाना है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? किसी चीज को, सॉरी, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये सारे एग्जांपल्स आपके एक्सोथर्मिक के, और आपको ये लर्न होने चाहिए क्योंकि जब एग्जाम आता है तो उसमें वो पूछते हैं बोर्ड्स में कि एक्सोथर्मिक कौन से होते हैं, एंडोथर्मिक कौन से होते हैं. ठीक है, आगे देखिए. डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज होती है. आपने फील भी किया होगा कभी, कभी आप सीवेज वगैरह के पास जाके देखिए, या कोई चीज डिकम्पोज हो रही होती है तो वहां जाके देखिए, उसमें से आपको हीट फील होगा. कचड़े में अगर डिकम्पोजिशन शुरू हो गया तो स्मेल के साथ हीट भी आती है. बहुत कम मात्रा में आपको समझ में आएगा, लेकिन जहां पे प्रॉपरली होती है वहां पे हीट प्रोड्यूस होती ही होती है. ओके, अब उसके बाद है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो गया? इसमें भी दे रखा है आपको ऑलरेडी रिएक्शन. तो टेक अ 2 ग्राम फेरस सल्फेट. कितना लेना है? सिर्फ 2 ग्राम फेरस सल्फेट का लेना है. उसके बाद क्रिस्टल्स इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में लेना है. नोट दैट द कलर ऑफ द फेरस सरफेस क्रिस्टल्स. आपको फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स के कलर देखने हैं. हीट इन द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और अ स्पिरिट लैम्प एज. तो यहाँ पे आपको लैम्प जलाना है और उसको उसके ऊपर रखना है. डू नॉट पॉइंट द माउथ बॉइलिंग एट द नेबर्स ऑफ योर सेल्फ. और मतलब ये जो इसमें से जो हीट निकल रही है उसको आपको अलग से रखना है, अपने मुंह के सामने नहीं रखना है. वॉफ्टिंग गैस जेंटली टुवर्ड्स द नोज. धीरे धीरे अपने नोज की तरफ वो गैस लेकर आना है, तो आपको पता चलेगा उसका कलर और क्रिस्टल ऑफ हीटिंग. हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज. क्या वो चेंज हुआ है? आपने देखा है ये. और फिर उसके बाद स्मेल देखना है उसका. तो देखिए इसका रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन सारी याद होनी चाहिए आपको. 2FeSO4 सॉलिड फॉर्म में था, उसे हमने हीट किया. कोई पानी नहीं, कुछ नहीं डाला, ड्राईली से किया एकदम. देखिए लिखा है यहाँ पे ड्राई बॉइलिंग ट्यूब. उसके बाद हमने देखा वो फेरिक ऑक्साइड बन गया, Fe2O3 solid plus SO2 plus SO3. In this reaction, you can observe that single reactants break down to give simpler products. This decomposition reaction, ferrous sulfate, FeSO4.7H2O lose water. उसके अंदर जो भी वाटर थे वो भी निकल जाएंगे. ठीक है, एंड इट डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड. ये देखिए सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में और SO3 भी गैसेस फॉर्म में निकल जाएगा. सल्फर ट्राइऑक्साइड. फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड वाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेस. ठीक है, SO2 और SO3 क्या होता है? गैसेस होता है. और फेरिक ऑक्साइड सॉलिड होता है. डिकम्पोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन हीटिंग इज इंपॉर्टेंट एंड रिएक्शन इज यूज फॉर वेरियस इंडस्ट्री. कैल्शियम इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम. इट हैज मेनी यूजेस. बहुत सारे यूजेस होते हैं जैसे कि सीमेंट बनाने में. वाइल कैरिड आउट हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन. इसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं. यह CaCO3 से हीट किया, क्विक लाइम बनाया और CO2 निकल गया इससे. ठीक है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ
थर्मल डिकम्पोजिशन इज, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे लेड नाइट्रेट के साथ। ये आपका लेड नाइट्रेट, इसको हमने हीट कर दिया। जैसे हम इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 PbO सॉलिड, ये हो जाएगा लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि गैसेस फॉर्म में होगा और ऑक्सीजन भी गैसेस फॉर्म में होगा। ये सब आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। ये सब आपको लर्न होना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा क्या है। लेट अस परफॉर्म सम ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज अ एक्टिविटीज ऑफ 1.7 एंड 1.2, सॉरी 1.8। तो टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल द 2 होल्स, ये सब करना है आपको। उसके बाद फिट द स्टॉपर्स, यहाँ स्टॉपर्स लगा देना है होल्स के अंदर। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दिस रबर स्टॉपर्स में, ठीक है। एक सेकेंड। एंड टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर, इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड, स्विच द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब। उसको स्विच ऑन कर देना है और उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देना है, ठीक है। बबल्स निकल के आएंगे, देखिए बबल्स निकल के आएंगे जब आप टेस्ट ट्यूब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बबल्स निकल के आने के बाद switch on the current and leave the apparatus undisturbed for some time. You will observe the formation of bubbles at both the electrodes. Bubbles के formation देखोगे both the electrodes पे. These bubbles displace water in the test tube. तो ये क्या करेंगे, वाटर को टेस्ट ट्यूब के अंदर से डिस्प्लेस करना शुरू कर देंगे। वॉल्यूम चेंज हुई, आपको ये बताना है गैस कितना कलेक्ट हुआ है टेस्ट ट्यूब में। वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विद रिस्पेक्टिव गैसेस, जब आपका टेस्ट ट्यूब रिस्पेक्टिव गैसेस से भर गया है तब क्या हुआ है, उसको हटा देना है एक बार, जैसे ही, नहीं तो फट जाएगा अगर आप नहीं हटाएंगे तो, ठीक है, फट जाएगा। उसके बाद क्या करना है, टीचर की हेल्प लेनी है, ठीक है। टीचर की हेल्प लेने के बाद क्या करना है आपको, द वॉल्यूम एंड बोथ द टेस्ट ट्यूब्स, फिर आपको टेस्ट करना है कि वॉल्यूम्स कितने आई हैं दोनों की, जो भी गैस वगैरह भरे हुए थे आपके। एंड व्हाट हैपेंस इन सच केस, व्हिच गैस इज प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब। तो देखिए सबसे पहले कहाँ गया, सबसे पहले टेस्ट ट्यूब 1 का लिखेंगे हम। टेस्ट ट्यूब 1 क्या होगा, जब हम व्हेन बर्निंग कैंडल व्हेन बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर माउथ, नियर इट्स माउथ, क्या हो जाएगा, पहला गैस बर्न्स विद पॉप साउंड्स, ठीक है। एंड गैस H2, ठीक है, गैस H2 निकलेगा। नेक्स्ट है टेस्ट ट्यूब 2, ये पहले 1.8 का ही है, सॉरी 7 का, टेस्ट ट्यूब 2, ठीक। टेस्ट ट्यूब 2 में क्या हो जाएगा, ग्लोइंग स्प्लिंट कैंडल, ग्लोइंग स्प्लिंट कैंडल, तो क्या होगा, फ्लेम ग्लोज ब्राइटर एंड rekindles। और यहाँ पे गैस कौन सी रिलीज होगी, गैस O2 इज रिलीज्ड, ठीक है। तो फाइनल क्या हुआ, सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में हमें ज्यादा H2 मिलेगा, दूसरे टेस्ट ट्यूब में O2 मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन पॉप साउंड से आपका निकल के आएगा और ऑक्सीजन जो है आपका वो फ्लेम इसकी ज्यादा ब्राइटर होगी, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी 1.8। एक्टिविटी 1.8 में आपको दिया हुआ है टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। आपको क्या लेना है, 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड लेना है चाइना डिश के अंदर। चाइना डिश और पेट्री डिश एक ही चीज है जिसमें आप कलेक्ट करके रखते हैं। उसका कलर देखना है, ठीक है, क्या करना है, उसका कलर देखना है। और उसको आपको चाइना डिश को सनलाइट में डाल देना है, ठीक है। ऑब्जर्व द कलर आफ्टर सम टाइम, तो पहले देखना और बाद में देखना इसका कलर क्या है। तो इनिशियली जो इसका कलर होगा ना, देखिए पहले तो ये आपको दे रखा है ऑलरेडी, 2AgCl प्लस सनलाइट प्लस 2Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस। तो कलर बिफोर सिल्वर क्लोराइड इन सन, पुट इन सन, क्या था, वाइट। और आफ्टर क्या हो जाएगा, ग्रे। क्यों,
ड्यू टू escape of Cl2 गैस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ओनली सिल्वर मेटल। ठीक, ये है आपका रिएक्शन। वैसे ही सेम टू सेम सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी सेम होगा। यहाँ से भी आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से भी आपका निकल जाएगा Br। Br निकल जाएगा तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये काम आता है। ठीक है। We have seen the decomposition reaction required in the form of heat, light, electricity for breaking down the reactant reactions in which the energy is observed and is known as endothermic reaction। और ये है आपका endothermic reaction जिसके अंदर हमारे को यूज किया जाता है क्या, हीट यूज किया जाता है। यह आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, 1.9 एक्टिविटी और एक टॉपिक, तो ज़्यादा नहीं रह गया, 10-15 मिनट और। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, किसी को डिस्प्लेस कर देना, किसी को डिस्प्लेस करके हटा देना, ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, लेट्स सी पढ़ के। हमें क्या लेना है, टेक 3 आयरन नेल्स, 3 आयरन नेल्स लेना है एंड उसके बाद क्लीन कर देना है रबिंग विद सैंड पेपर। देन द टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड ए एंड बी, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालना है। तो हम यहाँ पे फिर से वही भी करेंगे, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। तो टेस्ट ट्यूब ए जो है उसमें कॉपर सल्फेट लिया है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है ब्लू कलर का, इसमें नो आयरन नेल। और दूसरे में नेल, और ट्यूब बी में CuSO4 तो लिया ही है, प्लस आयरन नेल्स इमर्स्ड, 20 मिनट हमने डुबा के छोड़ दिया, इमर्स्ड फॉर 20 मिनट्स। ठीक है, क्या होगा इसमें, टेस्ट ट्यूब ए में ब्लू कलर चेंज नहीं होगा इसमें। ओके, हम इसका पेन चेंज कर लेते हैं, ये इसमें क्या क्या होगा, नो चेंज इन ब्लू कलर, पर इसमें क्या होगा, कलर फेड हो जाएगा, कलर फेड्स होके लाइटर बन जाएगा। उसके बाद आयरन नेल में क्या चेंज आएगा, जब हम आयरन नेल को डिप करेंगे कॉपर के अंदर, ठीक है, कॉपर सल्फेट के अंदर, तो क्या हो जाएगा, इट टर्न्स आयरन नेल टर्न्स रेडिश ब्राउन, कलर का हो जाएगा आयरन नेल। ठीक है, और इसका वो भी लिख लेते हैं हम, FeS सॉलिड में था प्लस CuSO4, रिएक्शन है ये एक्वस, ये देता है FeSO4 प्लस कॉपर सॉलिड, ये है। ठीक है, और ये याद रखना है, रेडिश ब्राउन कलर ऑफ नेल एंड कलर फेड्स ऑफ CuSO4। ओके, ठीक है, ये आपका सारा दिया हुआ, मैंने सारा करवा दिया। नेक्स्ट देखिए, एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.10। एक्टिविटी 1.10 में टेक 3 ml ऑफ सोडियम, टेक 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट एंड इन अ टेस्ट ट्यूब, इन अनदर टेस्ट ट्यूब, इसमें भी 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं आपको। ठीक है, ओके, सोल्यूशन कौन कौन से लिए हैं हमने यहाँ पे, पहला सोल्यूशन है हमारा Na2SO4 और दूसरा है हमारा BaCl2। तो ये है आपका रिएक्शन, इन दोनों को आपने मिक्स किया तो हमारे को क्या मिल जाएगा, BaSO4। देखिए यहाँ पे डिस्प्लेस ही तो हुआ, ये देखिए ये SO4 के साथ पहले Na लगा था, अब SO4 के साथ क्या लग गया है, अब SO4 के साथ लग गया है Ba, और यहाँ पे Cl2 के साथ Ba था, अब यहाँ पे Cl के साथ लग गया Na। ठीक है, तो इसमें चेंज क्या होगा, इसमें यही चेंज होगा, जब तुम मिक्स कर दोगे तो इसमें हो जाएगा व्हाइट सॉलिड फॉर्मेशन, जो कि इज बेरियम सल्फेट,
वाइट सॉलिड बेरियम सल्फेट है, और सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन बिकम्स मिल्की, सॉल्यूशन मिल्की हो जाएगा या फिर क्लाउडी हो जाएगा ड्यू टू पीपीटी। पीपीटी क्या होता है? प्रेसिपिटेट। ओके, और केमिकल रिएक्शन यहाँ गिवन है, आप देख लेना, डिस्प्लेसमेंट हो गया। उसके बाद रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ 1.2 मिक्स सोल्यूशन लेड टू व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट। मैंने ये बता दिया सारा कुछ, केमिकल रिएक्शन वगैरह सब कुछ, सबका सब कुछ बता दिया, पढ़ लेना एक बार, हो जाएगा। देन उसके बाद अब हमारा बस दो टॉपिक रह गया, एक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और एक रह गया कोरोजन रेंसिडिटी, बस। तो देख लो क्या है इसके अंदर भी। एक्टिविटी 1.11 भी चेक कर लेते हैं। चाइना डिश लेना है। चाइना डिश में क्या करना है? कॉपर पाउडर डाल देना है, 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर, ठीक है। और उसके बाद क्या कर देना है, क्या ऑब्जर्व हुआ है बस ये बताना है तुमको। कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। ओके, जब हम सिंपली कर देंगे तो सिंपल सी बात है कि हीट करा है हमने उसको पहले, तो जब हम हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हीट करने के बाद कॉपर और ऑक्सीजन साथ में हीट होगा तो ये बनेगा 2CuO। क्या बनेगा? 2CuO। तो क्या इसके अंदर लिखा हुआ है? लिखा हुआ है व्हाट इज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड, सरफेस ऑफ अ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। क्या है ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस? ये क्यों हुआ है? दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर, और इससे बन गया है कॉपर ऑक्साइड। क्या बन गया है? कॉपर ऑक्साइड। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल CuO, द ब्लैक कोटिंग ऑफ द सरफेस टर्न्स ब्राउन। जब इसमें से हम क्या निकाल देंगे, हाइड्रोजन गैस को पास करवाएंगे जब हम इसमें से, तो क्या हो जाएगा, जो ब्लैक सरफेस था वो ब्राउन हो जाएगा और इसमें रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा, और ये बन जाएगा तुम्हारा CuH2O। इफ द सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन रिएक्शन इट इज कॉल्ड टू बी ऑक्सीडाइज। इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन, अगर वो गेन कर रहा है ऑक्सीजन तो ये ऑक्सीडाइज है, अगर वो लूज कर रहा है ऑक्सीजन तो वो रिड्यूस्ड है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। गेन ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइज, लूजेस ऑक्सीजन, रिडक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन में copper 2 oxide is losing oxygen and being reduced. The hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized. In other words, reactant oxidized while the other get reduced during the reaction. Such reaction is also called oxidation reduction reaction. इसमें दोनों चीजें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। ZnO plus C, ZnCO, MnO2 plus HCl, MnCl2, देखियो, एंड H2O प्लस Cl2, ये हो गया। ओके, ये सब यही लिखा हुआ है, खुद पढ़ लेना, ये बहुत इजी है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। उसके बाद है कोरोजन और रेंसिडिटी, लास्ट टॉपिक। हैव यू एवर ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन reaction in everyday life? Corrosion. You must have observed that the iron articles new but get coated with a reddish brown powder. जंग लग जाती है उसमें, reddish, this process is called rusting of iron. Some of the metals also get tarnished. कुछ metals भी खराब हो जाते हैं, उसके कलर कॉपर वगैरह में काला जम जाता है, सिल्वर भी काला हो जाता है। तो ये सब ब्लैक कोटिंग जो होती है ये सब ऑक्सीडेशन की वजह से होती है, कोरोजन हो जाता है उसका। कोरोजन से डैमेज हो जाता है कार, ब्रिज, आयरन रेलिंग, शिप एक्सेट्रा। हर साल इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए इसके ऊपर बहुत खर्चा करना पड़ता है। डेंसिटी क्या है? जैसे पुराना कोई भी तला हुआ चीज़ है, वो जब पुराना हो जाता है तो उसमें से टेस्ट और स्मेल अजीब सी आने लग जाती है। तो किसी भी फूड आइटम में फैट और ऑयल रहता है तो क्या हो जाएगा, उसको हमें टाइट कंटेनर में रखना पड़ता है ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो, जैसे कि चिप्स हो गया, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर। थैंक यू।